नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एड्यूटैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 25 नवंबर तक के। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी फ्यूचर अपडेट्स। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे मिलेगा आपको। तो हमारा होमवर्क क्वेश्चन था पिछली वीडियो का, द क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है और इसकी न्यूज़ भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इसका सही आंसर है हमारी एमएसएमई मिनिस्ट्री, जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो न्यूज़ खबर क्या है, हम उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई है, उन्होंने लॉन्च करी है ये नई क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर सर्विसेज सेक्टर। ठीक है, तो इस स्कीम इसमें अपडेट्स आते रहते हैं रेगुलरली, काफ़ी बढ़िया स्कीम है ये। तो इस वक्त का जो अपडेट है, अकॉर्डिंग टू पीआईबी, मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि 25% कैपिटल सब्सिडी मिलेगा ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सर्विसेज फॉर SC ST MSE। ठीक है, और इसमें मतलब कोई भी अपर लिमिट नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 25% सब्सिडी अप टू 1 लाख रुपीज, अप टू 2 लाख रुपीज, नहीं। 25% सब्सिडी आप अपनी अपग्रेडेशन के विदाउट एनी अपर लिमिट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे हम, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है, उनके पास एक AUM नंबर होना चाहिए जो कि मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है, और ये स्पेसिफिकली है सर्विसेज सेक्टर के लिए, टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, उनकी अपग्रेडेशंस के लिए। तो ठीक है, पॉइंट्स याद रखेंगे कि नई स्कीम में अपडेट है, या नई स्कीम कह सकते हैं, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर सर्विसेज सेक्टर। 25% कैपिटल सब्सिडी, ये हमारी माइक्रो एंड स्मॉल MSEs कहते हैं इनको, उनके लिए है, और नो अपर लिमिट, 25% सब्सिडी एंड स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए स्कीम लाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये था हमारा होमवर्क क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आज के लेक्चर का है हमारा, हिमाचल प्रदेश विल बी होस्टिंग इट्स फर्स्ट वुमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो हमारा पहला वुमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले में होगा? ऑप्शन है हमारे शिमला, मनाली, काजा या कल्पा। गेस कीजिए। वही बात है, फिर से +2 नंबर जोड़िए अगर सही आंसर आता है, और -0.66 कर लीजिए अगर गलत आंसर आता है। दोस्तों बहुत ही जरूरी है करंट अफेयर्स। शुरू कीजिए इस क्वेश्चन के साथ, उम्मीद करता हूं सही आंसर देंगे आप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हमारे काजा में पहला हिमाचल प्रदेश का वुमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। दिसंबर या जनवरी में जब सबसे तेज कड़ाके की ठंड होगी, उसी वक्त ऑब्वियसली आइस हॉकी हो पाएगी। ठीक है, तो इन 2 महीने में से किसी टाइम पर यही खबर फिर से आएगी, क्योंकि इन 2 महीने में से किसी एक टाइम पर ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अब आइस हॉकी क्या है, बहुत ही सही शानदार स्पोर्ट्स है, और हिमाचल प्रदेश जैसे मतलब ठंड जहाँ पे बहुत अच्छी पड़ती हो, तो वहाँ की जगह के लिए बहुत सही स्पोर्ट्स है ये, और स्पेसिफिकली विमेन के लिए है। ठीक है, तो हमें 2-3 चीज़ें हम इकट्ठे इस चीज़ में देख पा रहे हैं, क्या स्पोर्ट्स को केटर कर रहा है, हमारे रीजन को केटर कर रहा है, और विमेन को भी केटर कर रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, पहली बार हो रहा है ये, एक बहुत बड़ा एक पॉइंट रहता है एग्जामिनर के लिए ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे टॉपिक्स को पिक करना। तो फॉर फर्स्ट टाइम इन हिमाचल प्रदेश वुमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन काजा। काजा कहाँ है? लाहौल एंड स्पीति में। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ी सी हिस्ट्री बढ़ते हैं हमारे इस स्पोर्ट्स के बारे में, जो कि हिमाचल प्रदेश में आया था 2019 में। ठीक है, 2019 दिसंबर में आया था ये पहली बारी ड्यूरिंग ए ट्रेनिंग कैंप। ट्रेनिंग कैंप किसने कराया था? यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने, लद्दाख वुमेन आइस हॉकी फाउंडेशन के साथ। ठीक है, अब इसके साथ एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि पहला हिमाचल प्रदेश का आइस हॉकी स्केटिंग रिंक है हमारे 3720 मीटर्स की हाइट पर काजा में। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश का पहला आइस हॉकी स्केटिंग रिंक है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये न्यूज़ के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उम्मीद करता हूं आपने नोट किए हैं। विमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप पहली बारी हिमाचल प्रदेश में लॉन्च, कब से स्टार्टिंग हुई आइस हॉकी की हिमाचल प्रदेश में? 2019 से, और हाइट पे है 3720 मीटर्स की हाइट पर इन काजा। ठीक है दोस्तों, तो अब अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द हिमाचल प्रदेश स्टेट पुलिस डेटा, नियरली व्हाट % of riders involved in two-wheeler accidents are found without a valid license। मतलब बताओ भाई, जो एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व हमारे 2-व्हीलर राइडर्स होते हैं, ठीक है, बाइक चलाने वाले, स्कूटर चलाने वाले लोग, उनमें से कितने प्रतिशत लोगों के पास लाइसेंस ही नहीं मिलता है?
ऑप्शंस हैं 27.5%, 43.5%, 33%, 63%। आंसर कोई भी हो, बहुत ही बड़ा नंबर है सभी में ही कि जितने भी लोगों का एक्सीडेंट पाया जाता है एक टू व्हीलर के थ्रू हिमाचल प्रदेश में, उनमें से कितने प्रतिशत लोगों के पास लाइसेंस ही नहीं मिलता है। मिलता भी है तो वैलिड नहीं होता, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, वैलिड लाइसेंस नहीं है। तो सही आंसर इसका मार्क कीजिए ऑप्शन ए बी सी डी। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 43.5, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये हमारी स्टेट पुलिस डेटा के अकॉर्डिंग 43.5% राइडर्स डोंट हैव अ वैलिड लाइसेंस which the data is across 384 road accidents this year। इसमें से 67.4% डेटा जो है एक्सीडेंट जो है 16 से 30 की एज के लोगों के होते हैं। तो बहुत ही मतलब बुरा ही कहेंगे इसको कि एक बहुत ही बुरा हाल है आजकल की यूथ का, बिना लाइसेंस के, बिना वैलिड लाइसेंस के मतलब बाइक चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, और ये डाटा बता रहा है कि लाइसेंस का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। 50%, ऑलमोस्ट 50% लोग अगर लाइसेंस के बिना पाए जा रहे हैं एक्सीडेंट्स के अंदर, अगर लाइसेंसेस होंगे इनको तो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ, प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ ये एक्सीडेंट्स का नंबर कितना गिर सकता है, सोचिए ज़रा। तो अब इसके साथ इसका क्या सोल्यूशन है? तो पुलिस ने कहा है कि रेगुलर चेकिंग होगी और ट्रैफिक रूल्स की कंप्लायंस बढ़े, इसके लिए स्ट्रिक्टनेस बढ़ाई जाएगी स्टेट के अंदर। ठीक है, तो ये डेटा थोड़ा ध्यान में रखें। नेक्स्ट हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, INS विशाखापट्टनम हैज बीन कमीशन्ड इनटू इंडियन नेवी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स। तो INS विशाखापट्टनम को कौन से पोर्ट से लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है विशाखापट्टनम पोर्ट, कोची पोर्ट, मुंबई पोर्ट और चेन्नई पोर्ट। तो आंसर कीजिए इसका। कंफ्यूज कराने के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है और बिल्कुल सही है। आपने आंसर मार्क किया होगा ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन सी। अगर ऑप्शन सी मार्क किया है तो बिल्कुल सही आंसर है आपका, तो +2 जोड़िए, और अगर ऑप्शन ए मार्क या बी या सी किया है तो 0.66 को काट लीजिए। ठीक है, तो INS विशाखापट्टनम हमारा इंडिया का मेड इन इंडिया इंडियन नेवल सर्विसेज शिप है। ठीक है, ये बहुत ही एक बड़ी बात है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वॉरशिप्स टू बी कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया। तो बहुत ही गर्व और फतेह की बात है हमारे इंडिया के लिए। ये 4 गैस टरबाइन से चलती है, टॉप स्पीड है 30 नॉट्स, और ये नेम है आफ्टर विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो INS विशाखापट्टनम नाम हो गया, लेकिन ये कौन से पोर्ट पर लॉन्च हुई है, सिर्फ कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पिछले साल नहीं देखा गया है, बट पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, तो ठीक है, कवर कर लेना चाहिए। इसमें एनहांस्ड स्टेल्थ फीचर्स हैं, और इट हैज़ बीन ऑफिशियली कमीशन इनटू द इंडियन नेवी फ्रॉम मुंबई पोर्ट इन महाराष्ट्र। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं? INS विशाखापट्टनम को 2021 में ऑफिशियली कमीशन किया गया है, एंड इट इज अ मेड इन इंडिया शिप। ओके, तो इस चीज को याद रखना बहुत जरूरी है। इट इज अ मेड इन इंडिया, इंडिजिनस भी वर्ड यूज करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन वाज नेशनल पेंशन स्कीम लॉन्च्ड? NPS कहते हैं इसको, नेशनल पेंशन स्कीम कब लॉन्च हुई थी? ऑप्शन है 2003, 2004, 2009 या 2014। तो अगर इसका सही आंसर आप दे पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कहीं पे कंफ्यूजन आ रही है तो मैं चलो आपको एक हिंट दे देता हूं। नेशनल पेंशन स्कीम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कब लॉन्च हुई थी? हम आम नागरिकों के लिए नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कब लॉन्च हुई थी? क्योंकि लॉन्चिंग तो वही हुई ना नेशनल पेंशन स्कीम की, जो ऑफिशियल पहली बारी जब नेशनल पेंशन स्कीम लॉन्च हुई तो वो किस साल में हुई? तो इसका सही आंसर दीजिए 2003, 2004, 2009 या 2014। इसका सही आंसर है 2004। 2004 में आई थी हमारी नेशनल पेंशन स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो पहले खबर को थोड़ा हम पढ़ते हैं क्या है। हमारा जो हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर्स एसोसिएशन है, वो हमारे चीफ मिनिस्टर को कह रहा है कि हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाया जाए। क्यों? क्योंकि नई पेंशन स्कीम के अंदर कुछ लोगों को पेंशन सिर्फ 1500 से 2000 रुपए मिल रही है, जो कि आज के टाइम पे बहुत कम है। तो ये एक रिक्वेस्ट है हमारी हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर्स एसोसिएशन की चीफ मिनिस्टर के साथ कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस से इंप्लीमेंट किया जाए स्टेट के अंदर। नेशनल पेंशन स्कीम पूरे देश के लिए है, रिक्वेस्ट स्टेट लेवल पर करी गई है फ्रॉम हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर्स एसोसिएशन विद द ड्राफ्ट और विद द कंप्लेंट की कुछ लोगों को तो सिर्फ 1500 से 2000 रुपए की पेंशन मिल रही है नई पेंशन स्कीम के अंदर, जो कि बहुत कम है। ठीक है,
तो 2004 में न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम कहते हैं इसको, लॉन्च की गई थी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, एंड 2009 इट वाज लॉन्च फॉर दी सिटीजन, मतलब सभी के लिए 2009 में भी ये लागू कर दी गई थी। रेगुलेटरी बॉडी कौन है इसकी? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए, बहुत बारी नाम सुना होगा इसका। हाँ जी, तो पीएफआरडीए है इसकी रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है दोस्तों, तो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज द मुख्यमंत्री निरोग योजना लॉन्च इन हिमाचल प्रदेश? आज के क्वेश्चन थोड़े ऐसे ही हैं डेट्स वगैरह के ऊपर। तो मुख्यमंत्री निरोग योजना कब लॉन्च हुई हिमाचल प्रदेश के अंदर? ऑप्शन है 1998, 2005, 2018 या 2020। 1998 में, 2005 में, 2018 में, 2020 में मुख्यमंत्री निरोग योजना। बहुत ही अच्छी योजना कहूंगा मैं इसको, बहुत ही सिंपल बट बहुत ही इफेक्टिव चीज है ये लॉन्च हुई थी हमारी 2018 में। ठीक है, तो खबर ये है कि हिमाचल प्रदेश आ रहा है स्टेट के कंट्री के 7th हाईएस्ट डायबिटीज प्रेवलेंस अलार्मिंग रेट पर। मतलब ऐसा डाटा है कि ICMR जो है हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो कह रही है कि 11.5% लोग डायबिटीज के शिकार हैं हिमाचल प्रदेश में, लेकिन देश में ये नंबर सिर्फ 9.8% है एवरेज। तो पॉइंट ये है कि 7th हाईएस्ट प्रिवेलिंग स्टेट है कंट्री में हमारी हिमाचल प्रदेश विद डायबिटीज। तो डिफरेंस काफी ज्यादा है कंसिडरिंग कि हिमाचल प्रदेश एक हिल्स स्टेट है। इसके अलावा 17.4% लोग प्री डायबिटिक स्टेज में है, मतलब ये वो पॉपुलेशन है जो कि डायबिटिक बहुत जल्दी हो सकती है, कंपेयर टू 14.5% इन दी नेशनल एवरेज। तो इस पॉइंट से मुख्यमंत्री निरोग योजना का हमारा जिक्र होता है। तो ये क्या है मुख्यमंत्री निरोग योजना, इसको भी डिस्कस करते हैं। तो ये लॉन्च हुई थी 2018 में और इसका एम बहुत ही सिंपल है, निरोग योजना, मतलब हमारे जो भी रोग हैं उनको रोका जाए, पकड़ा जाए, तो उसके लिए वो फ्री जनरल हेल्थ चेकअप, जिसमें ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, आई चेकअप और थोड़े मोटे अच्छे छोटे मोटे हमारे अदर लैब चेकअप्स फ्री में होते हैं हमारे सिटीजन्स के लिए फॉर अर्ली डिटेक्शन प्रिवेंशन थ्रू सूटेबल ट्रीटमेंट्स। तो डिटेक्शन होएगी हमारी टेस्ट्स के थ्रू और प्रिवेंशन होएगी हमारी सूटेबल ट्रीटमेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो पॉपुलेशन का नंबर है 17.4%, अगर इन्हीं को हम टाइम टू टाइम पकड़ लें, खुद ही गवर्नमेंट पकड़ ले प्री डायबिटिक स्टेज में ही, डायबिटिक स्टेज में पहुंचने से पहले, तो ये नंबर्स कितने बेटर हो सकते हैं। इसी को ठीक करने का हमारा ये मुख्यमंत्री निरोग योजना आया है 2018 में। ठीक है, तो क्या पॉइंट याद रखेंगे? नेशनल एवरेज ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स इन इंडिया इज 9.8%, बट इन हिमाचल प्रदेश इट इज 11.5%। ये नोट्स डाल लीजिए अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो इसमें एक और पॉइंट भी है कि आज के टाइम पे डायबिटीज एक बहुत ही मतलब मोस्ट कॉमन रीजन है कोविड से डेथ का। तो जो भी डायबिटिक पेशेंट को हमारे कोविड होता है, उसकी डेथ मोस्ट कॉमन रीजन बन जाती है, मतलब कोविड डेथ का मोस्ट कॉमन रीजन इज लिंक्ड टू डायबिटीज। तो ये एक बहुत ही हाई रिस्क फैक्टर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज फर्स्ट ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स विल बी कंडक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ऑल इंडिया सर्वे है, पहला है डोमेस्टिक वर्कर्स के ऊपर है, तो ये कौन कंडक्ट करवाएगा? क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी फर्स्ट चीज आ जाए डोमेस्टिक वर्कर्स जैसा एक हमारा ऐसे कम्युनिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए तो ये बहुत जरूरी है, और ये सर्वे भी है और पहला सर्वे है। तो ऑप्शन है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, लेबर ब्यूरो, नीति आयोग या नन ऑफ दी अबव। तो आपके लिए मैं 3 ऑप्शन ही हैं आपके सामने इसके लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको याद रहेगा ये करने के बाद। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, लेबर ब्यूरो। तो लॉन्च किया गया है ये हमारी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के थ्रू, कंडक्ट कराएगा इसको लेबर ब्यूरो, और इसका एम क्या है? टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स एट नेशनल एंड स्टेट लेवल्स। ठीक है, तो पहला है ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स इन इंडिया। किसने लॉन्च किया है? नाम लीजिए। कंडक्ट किसने कराया है? नाम लीजिए और याद होगा। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया है, इसके जो भी रिजल्ट्स आएंगे हम इनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है इन 2 चीजों पर, याद रखिएगा इसको, किसने लॉन्च किया, किसने कंडक्ट करवाया, और ये कब स्टार्ट हुआ है? 2021 में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर अवार्ड इन इंडिया? तो मिलिट्री में हाईएस्ट ऑनर अवार्ड कौन सा है? ऑप्शन है महावीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र और भारत रत्न। तो
दीजिए सही जवाब इसका। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो आपको पक्का आना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हमारा परमवीर चक्र। परम फर्स्ट, तो इससे याद रख सकते हैं हम, हमारा हाईएस्ट हो गया ये फर्स्ट पे, ठीक है। परम, भारत रत्न जो है हमारा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे जो कैप्टन अभिनंदन वर्धमान है, इनको वीर चक्र अवार्ड मिला है। तो हमारे अवार्ड्स कैसे आते हैं, परमवीर चक्र टॉप पर है, फिर महावीर चक्र है, और फिर वीर चक्र है। इनको हम क्या कहते हैं, विंग कमांडर अभिनंदन के नाम से जानते हैं, जो कि पाकिस्तान चले गए थे जब हमारा पाकिस्तान के साथ एक एयर अटैक हुआ था, ठीक है। तो ये लिस्ट के लिए आप इस लिंक पर जा सकते हैं, इस लिंक पर जा सकते हैं, दोनों सेम लिंक से आप जाएंगे तो वहां पर आपको पूरे विनर्स का मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देता हूं इसके बारे में। तो 1947 अगस्त 15 से मिल रहे हैं हमारे ये चक्र अवार्ड्स, जिनका की नाम है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। फर्स्ट 3 गैलेंट्री अवार्ड्स हैं ये, ठीक है। उसके बाद 3 और आए थे, अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2 और अशोक चक्र क्लास 3, जिनको कि रीनेम कर दिया गया था एज अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ठीक है। तो ये कब लॉन्च हुए थे, ये हमारे 1952 में आए थे, बट ये मिले 15 अगस्त 1947 से ही, ठीक है। तो याद रखिए 1950 में फर्स्ट 3 गैलेंट्री अवार्ड्स अनाउंस हुए, 1952 में सेकंड मतलब नेक्स्ट 3 गैलेंट्री अवार्ड्स लॉन्च हुए, बट दोनों को दिया जा रहा है 15 अगस्त 1947 से ही, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। Which among the following was not the proposed capital of Andhra Pradesh under Decentralization and Inclusive Development of All Regions Act? आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर इन चारों में से कौन सी ऐसी एक सिटी है जो कि कैपिटल के लिए प्रपोज नहीं की गई थी अंडर दिस एक्ट? तो ऑप्शंस हैं अमरावती, विशाखापट्टनम, हैदराबाद और कुर्नूल। जी दीजिए इसका सही जवाब, और अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आप अपना नाम कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, लिखिए कि इस 8th क्वेश्चन का सही आंसर मैंने दिया था, या आप अपना आंसर अभी दीजिए। और अगर आप सही आंसर देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम शेयर करूंगा हमारी स्लाइड में एज अ सुपरस्टार ऑफ द वीडियो, ठीक है। तो ऑप्शन 8, क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हैदराबाद वॉज नॉट द प्रपोज्ड कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश अंडर दिस एक्ट। ओके, तो थोड़ा डिस्कस करते हैं। ऐसा है कि इस एक्ट को वापस ले लिया गया है। हमने पिछली बार पढ़ा कि फार्म लॉज को रिपील किया गया है, वैसे ही इस एक्ट को भी रिपील कर लिया गया है। तो ये एक्ट कहता था कि अमरावती को हम बना देंगे लेजिस्लेटिव कैपिटल, विशाखापट्टनम को हम बना देंगे एग्जीक्यूटिव कैपिटल, और कुर्नूल को हम बना देंगे जुडिशियल कैपिटल, ठीक है। तो इस एक्ट को वापस लेने का रीजन यही है कि वो कह रहे हैं कि ऐसे इन तीनों की अलग अलग डेवलपमेंट करने में, स्पेशली अमरावती की डेवलपमेंट करने में जो टारगेट है 1 लाख करोड़ का स्पेंड करने का, वो बढ़कर 6 to 8 करोड़ जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो अभी के लिए यही है, हमें क्या याद रखना है कि आंध्र प्रदेश ने रिपील कर लिया है डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स एक्ट एंड कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी रिपील एक्ट ऑफ 2020। तो ये 2 एक्ट्स के बारे में हमें याद रखना है, इनको रिपील किया गया है। 3 सिटीज का नाम भी याद रखेंगे, कुर्नूल, अमरावती एंड विशाखापट्टनम। अगर एक बारी के लिए क्वेश्चन मान लेते हैं, वैसे तो आएगा नहीं, बट अगर आता है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल आंध्र प्रदेश, फॉर नाउ द आंसर वुड बी अमरावती, बट ऑल 3 कैन बी द आंसर्स एज वेल, बट अगर स्पेसिफिकली एक ही पूछा जाए तो अमरावती मार्क कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज ओपेक फॉर्म्ड? तो फिर से वैसा ही क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, इस बारी थोड़ा चेंज होना चाहिए ना। तो ओपेक कब बना था, 1950 में, 1960 में, 1965 में या 1970 में? तो सही आंसर है इसका 1960। तो न्यूज ये है कि इंडिया ने अपने 5 मिलियन बैरल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स का क्रूड ऑयल थोड़ा बाहर निकाला है। किसके कहने पर? यूएस, चाइना, जापान, साउथ कोरिया के कहने पर। क्यों? क्योंकि हमारे जो ओपेक प्लस कंट्रीज हैं, इन्होंने फ्यूल के, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ा दिए हैं ड्यू टू क्रिएटिंग अ शॉर्टेज इन द मार्केट। तो एक शॉर्टेज को कम करने के लिए क्या तरीका है? अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स निकाल दो। अपने आप जब डिमांड कम होगी तो अपने आप प्राइसेस गिर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा है कि यूएसए ने भी अपने 50 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल को निकाला है, और इसका इफेक्ट ऑलरेडी दिख रहा है।
तो ये जो रिजर्व्स हैं ये दिए जाएंगे मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स को एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम को। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 पॉइंट्स हम याद रखेंगे। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अब हमारे ओपेक और ओपेक प्लस के बारे में। तो ओपेक जो बना था 1960 में बना था, इसको लाया था ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला ने। ठीक है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। इसके इस वक्त 13 मेंबर्स हैं जिनका नाम यहाँ पे दे रखा है। अब जो कोई भी कंट्री इसके अंदर नहीं आती है, ठीक है, और वो एक मेजर एक्सपोर्टर कह सकते हैं उसको, जिसका कि इंपैक्ट पड़ता है एक्सपोर्ट करने से क्रूड ऑयल में, तो वो बन जाती है हमारी ओपेक प्लस का पार्ट। तो इसको ऐसे मानिए, ये ओपेक है, ठीक है, ये हमारा पूरा वो आ गया सेट जिसके अंदर हमारे बाकी कंट्री सप्लाई करती हैं, तो ये ओपेक प्लस हो गया। ओपेक से बाहर का जो भी हुआ वो ओपेक प्लस हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ओपेक से बाहर की कंट्रीज जो भी क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं वो है ओपेक प्लस कंट्रीज। ओपेक आया था 1960 में। चलो ठीक है, फिर इसकी फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब जो कंट्रीज इसका पार्ट नहीं है बट एक्सपोर्ट करती हैं तो उनको ओपेक प्लस बोल दिया। ठीक है, तो ये है हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन। इसको आप आप इसको आंसर करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में, सही आंसर दीजिए और अपना फाइनल स्कोर कैलकुलेट कीजिए फिर, और इसका सही आंसर मैं भी आपको दूंगा। बट अगर आप इसका सही आंसर देते हैं मैं मेंशन करूंगा आपका नाम, आपका कमेंट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ सुपरस्टार टाइटल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द फर्स्ट वन टू अनाउंस बिटकॉइन एज इट्स लीगल टेंडर। तो कौन सी ऐसी पहली कंट्री थी इनमें से जिसने की बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाया? पहली कंट्री कौन सी थी? तो ऑप्शंस हैं यूएसए, जापान, वेनेजुएला या एल सल्वाडोर। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर का जवाब दीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। साइनिंग ऑफ, दिवांशु गुप्ता।